ये जल्दीबाजी के चक्कर में बिल्कुल ही कच्ची पक्की पूरी बनाकर परोस दिया है तुमने। ढंग से लाल करो और फूली फूली खस्ता पूरी बनाओ, तभी तो खाने में अच्छा लगेगा। डाइनिंग टेबल पर दशरथ की फरमाइश सुनकर किचन में पूरी तलते हुए कादम्बरी भड़क कर जवाब देती है। ऐसा है तो खुद से ही आकर पूरियां छान लो। सारी जिंदगी में ही तुम बाप बेटे को पका कर परोस कर खिलाती रहूंगी क्या? एक तो गर्मी के चलते आग बरस रही है रसोई में। पता नहीं कब ये दोनों भाई शादी करेंगे। मैं भी इनकी लोगाइयों से सेवा पानी करवाऊंगी। बड़बड़ाते हुए कादम्बरी पूरी लाकर परोस देती है। अरे मेरी हेमा मालिनी, क्यों गुस्सा हो रही हो? चिंता मत करो, इसी साल शहनाई बजवा देते हैं और बहू ले आते हैं, फिर तुम भी बैठकर खाना। बहू बनाएगी। वैसे अपने सुनील के लिए गांव वाले रामचंद्र की बेटी चंपा की जोड़ी अच्छी लगेगी ना? गांव वाली लड़की का नाम सुनकर मॉडर्न कादम्बरी, जो कि खुद शहर की थी, मना कर देती है। अजी बिल्कुल नहीं, एक गांव वाली लड़की मेरे घर की बहू बिल्कुल भी नहीं बनेगी। मैं तो अपनी दोनों बहू अपनी मन पसंद से शहर से चुनकर लाऊंगी। फिर दोनों देवरानी जेठानी मिलकर रसोई संभालेंगी और मुझको काम से छुटकारा मिल जाएगा। कादम्बरी अपने अरमान जता रही होती है, तभी बड़ा बेटा सुनील गांव वाली बहू को लेकर आता है, जिसने चमचमाती साड़ी, हाथों में चमचमाती चूड़ी और खूब सारा सिंदूर लगाया हुआ था। फुलवा, यही मेरा घर है। आओ मैं तुम्हें अपने माता पिता से परिचय करवाता हूँ। सुनील, ये तू गांव की किस गवार देहाती को शहर में उठा लाया है? अच्छा, इसे तू घर की नौकरानी के लिए? कोई नहीं, खिला पिलाकर इसको 4 से 5 हजार का तनख्वाह दे दूंगी। माँ, आप गलत समझ रही हैं। फुलवा इस घर की बहू है, नौकरानी नहीं है। प्रणाम माँ जी। खबरदार, जो मुझसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश की तो जैसी जाहिल गवार को अपनी बहू नहीं मानती मैं। सुनील, तूने मेरी मर्जी के खिलाफ इस लड़की को चुना है, इसलिए इस घर में तेरी कोई जगह नहीं। निकल जा यहाँ से। कादम्बरी, तुम अपने खून के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? सुनील बड़ा बेटा है इस घर का। तुम क्या चाहते हो? मैं इस गोबर मिट्टी में रहने वाली गवार बहू को अपने घर रहने दूं, ताकि ये मेरे मॉडर्न घर का नाश मार के रख दे? कोई बात नहीं पिताजी, मैं फुलवा बाहर वाले खांचे में रह लेंगे। दोनों बाहर वाले टूटे फूटे झोपड़ी में रहने लगते हैं। कच्चा सा आंगन और भीषण गर्मी थी। फुलवा, माँ की जुबान पत्थर की लकीर है, शायद वो तुम्हें कभी नहीं स्वीकार पाए। हमें इसी खांचे में गुजारा करना होगा। अजी, जब आप मेरे साथ हैं तो ये झोपड़ी भी मेरे लिए महल के जैसे है। मैं खुश हूँ। अगले दिन फुलवा आंगन की लिपाई करके मिट्टी से चूल्हा बनाकर खुशी से खाना बनाती है। फुलवा, तुमने इतना सारा खाना किसके लिए बनाया है? अजी, आज मेरी चूल्हा चढ़ाई की रस्म थी ना, तो मैं सबके लिए सूजी का हलवा, दम आलू पूरी बनाई हूँ। माँ जी मुझसे खफा है, पर मैं उन्हें मना लूंगी। थाली में खाना सजाकर फुलवा सास के मकान में जाती है, जहाँ सब खाने बैठे थे। बाबूजी, छाया, देवर जी, मैंने सबके लिए पहली रसोई का खाना बनाया है, खा लीजिएगा। वैसे गाँव वाली भाभी, आपके हलवे से खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। और ये दम आलू भी कितनी डिलीशियस लग रही है। तीनों के तीनों कादम्बरी का बनाया नाश्ता छोड़ छाड़ कर फुलवा का बनाया पकवान खाने लगते हैं। जैसे कादम्बरी गांव वाली बहू को घर के अंदर देखती है तो उसके तन बदन में आग लग जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर की चौखट लांग कर आने की? निकलो यहाँ से। गुस्से में सारा खाना भी उठाकर फेंक देती है। कहीं ऐसा ना हो ये गांव वाली बहू मेरे राघव को अपने रंग में रख दे और ये भी कोई गांव वाली उठा ले आए। मेरी तो नाक कट जाएगी, इससे पहले मैं उसकी शादी करवा दूंगी। थोड़े दिनों में कादम्बरी शहर वाली पाखी को बहू बनाकर ले आती है। अगले दिन, पाखी बहू, जल्दी से नहा धोकर रसोई में आ जाओ, आज तुम्हारी चूल्हा पूजन है। खाना बनाने की बात सुनकर शहरी वाली बहू कॉल मिलाकर माँ से खिचपिच करने लगती है। मम्मी, तुमने कैसे ससुराल में मेरी शादी करवा दी? यहाँ तो खाना बनाने के लिए नौकर चाकर भी नहीं है। मैं तो साफ मना करने वाली हूँ। पाखी, जोश में होश नहीं खोते। सामने वाले पर ऐसा वार करो कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। मालिनी पाखी को खूब भड़काती है। पाखी जानबूझकर जला हुआ खाना बनाकर परोसती है। छोटी भाभी, और कितनी देर लगाओगे खाना बनाने में? भूख से जान निकल रही है। बस लाई छाया महारानी, ऑर्डर तो ऐसे झाड़ी जैसे 5 स्टार होटल में खाने के लिए बैठी हैं। शहरी बहू की जली हुई सब्जी रोटी परोसी देखकर सबका मुंह बन जाता है। पाखी बहू, इतना लेट सपेट लगाकर तुमने ये सादी सब्जी रोटी बनाई है सिर्फ? माँ जी, खाना बनाने के मामले में मेरा हाथ बहुत ही खिंचा खिंचा सा है। मेरे घर में तो खाना बनाने के लिए कुक थे। शहरी बहू की शेखी बघारती देखकर सास चुप हो जाती है, मगर गर्मी में 2-4 टाइम का खाना बनाने के बाद पाखी अपना असली रंग दिखा देती है। बहू, डिनर बन गया हो तो लगा दो। मुझसे इतनी जल्दी डिनर कैसे बन जाएगा? मेरे 10 हाथ थोड़ी ना है, तमाशा लगा के रखा है।
मैं दोनों तीनों टाइम का खाना नहीं बनाने वाली। रात का डिनर आप लोग अपनी गांव वाली बहू के यहाँ खाइए, मैं सिर्फ दोपहर का लंच बनाऊंगी। मैं ये सबकी भलाई के लिए बोल रही हूँ, उन्हें भी पूरी छूट देना सही बात थोड़ी है। इसी तरह शहरी बहू गांव वाली बहू के खिलाफ आग में घी डालकर अपना काम निकलवा लेती है। दोपहर में जैसे लंच बनाने की बारी में पाकी सबको मैगी बनाकर रख देती है। देखिए मैंने आज सबके लिए चटपटी सी मैगी बनाई है, खाइए ना। अरे बहू, ये क्या अंट शंट बनाकर ले आई है। एक तो तुम सुबह का नाश्ता भी नहीं बनाती, सुबह से पेट खाली है, दोपहर में भी पेट भरकर खाना नसीब नहीं हुआ। ससुर जी, इतनी गर्मी में मेरे बस की बात नहीं है ढेर सारा खाना बनाना। मुझे गर्मी से एलर्जी है। अगर आप लोगों को मैगी नहीं खानी तो मैं खा लूंगी, आप लोग जाकर शाम को डिनर कर लीजिएगा। शहरी बहू का बदतमीजी भरा रवैया कौशल्या को बहुत खटकता है। वहीं शाम को सुनील डिनर बनाने के लिए राशन पानी ले आता है। फुलवा, आज से सब लोग रात का खाना हमारे यहाँ खाएंगे, तो रोटी सब्जी दाल वगैरह थोड़ा ज्यादा बना लेना। पूरे परिवार के रात का खाना अपने यहाँ खाने के बाद से फुलवा खुश होकर उनके लिए बहुत ही अच्छा अच्छा खाना बनाती है और आंगन में खुली हवा में चटाई बिछाकर पंखा करते हुए खाना खिलाती है। ससुर जी, आपको रोटी दूं? अरे नहीं बहू, मेरा तो पेट एकदम टंच हो गया है। चूल्हे की रोटी इतनी स्वादिष्ट लग रही थी कि मैं तो ज्यादा खा गया। अपनी सास से पूछ ले। बस बस, कुछ खास खाना नहीं बना। मुझे इतनी सिंपल सी सब्जी के साथ रोटी नहीं खाई जाती। कौशल्या के अंदर गांव वाली बहू के लिए खटास भरी होने के चलते वो खुलकर उसकी तरफदारी नहीं करती। खाना तो वाकई इस गांव वाली बहू ने स्वादिष्ट बनाया, लेकिन तारीफ कर दूंगी तो चने की झाड़ पर चढ़ जाएगी। इसी तरह समय गुजरता है जहां गांव वाली बहू रात के डिनर में ससुराल वालों को पेट भरकर खिलाती, कभी कभी उसके खुद के लिए भी खाना नहीं बचता। वहीं दोपहर के लंच में शहरी बहू कच्चा पक्का खिलाती, जैसे सैंडविच, सलाद। ये ज्यादा से ज्यादा होटल का खाना मंगवाती। बाकी और कितनी देर लगाओगी? दोपहर के 3 बज गए, अभी तक तुमने लंच नहीं करवाया। अरे, आप लोगों में जरा सी भी सब्र नाम की चीज नहीं है। मैंने खाना होटल से ऑर्डर किया, आने तो दो, तभी तो सर्व करूंगी। बहू के होटल से खाना ऑर्डर करने के चलते सास भड़क जाती है। पाखी बहू, तुमने रोज का धंधा पानी बना लिया। रोज रोज होटल का खाना खिलाकर परिवार वालों की सेहत से खिलवाड़ करना अच्छी बात नहीं है। अरे कितना तेल भरा होता है उनके खान पान में और फालतू खर्चा भी होता है। राशन पानी चीज सामान होते हुए भी तुम खुद क्यों नहीं बनाती? माँ जी प्लीज, आप हर वक्त छोटी छोटी चीजों के लिए टोका टोकी मत किया कीजिए। मुझसे इतनी गर्मी में किचन में खड़े होकर खाना नहीं बनेगा, आप लोग खुद बनाकर खा लीजिए। पाखी अकड़ दिखाकर चली जाती है। ये शहरी बहू पूरी की पूरी टेढ़ी खीर है। इसकी अकड़ तोड़ने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे नहीं सुधरेगी। पूरा ससुराल पाकी को सबक सिखाने के लिए अब दोपहर में उसका बनाया लंच करना बंद करके तीनों टाइम का खाना गांव वाली बहू के यहाँ खाने लगता है। कौशल्या के मन से भी अब फुलवा के लिए खटास खत्म हो जाती है और उसे पसंद करने लगती है, जिसे पाकी जलकर खाक हो जाती है। ये 2 कौड़ी की जेठानी खुद को समझती क्या है? 4 दिन मक्खन वाला खाना खिलाकर अच्छी बन जाएगी। कल से सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच मैं सब लोगों को बनाकर खिलाऊंगी, फिर देखना कैसे उंगलियां चाटते हैं। अगली सुबह शहरी बहू जल्दी उठकर नाश्ता बनाकर ससुराल वालों का वेट करती है। मम्मी जी, पापा जी, आप लोग आ गए। मैंने आप सबके लिए अच्छा अच्छा नाश्ता बनाया, बैठिए मैं परोसती हूँ। बहू, हम बड़ी बहू के यहाँ नाश्ता कर चुके हैं, तुम खुद खा लो। पर पापा जी, मैंने बड़े मन से आप सबके लिए आलू के पराठे, दही और बूंदी का रायता भी बनाया, खाकर तो देखिए। बहू, हमारे पेट में एक निवाले की जगह नहीं बची है। जब तुम्हें बनाने को कहते थे तब तुमसे बनाया नहीं जाता। अब भर भर कर खाना किस लिए बना रही हो? कौशल्या टेढ़ा सा जवाब देकर चली जाती है। पाकी रोते हुए फुलवा के घर जाती है, तभी वो बाजार से सब्जी लेकर आती है। जेठानी जी, घर में सब लोग मुझसे रूठे हुए, मेरे हाथ का बनाया खाना भी नहीं खा रहे हैं। बाकी ऐसे रो मत, परिवार में तो खट्टी मीठी नोकझोंक होती रहती है। चलो आज मेरे साथ खाना बनवाओ, फिर देखना सब लोग कैसे खाते हैं। दोनों शहरी और गांव वाली बहू एक साथ मिलजुल कर खाना बनाती है। वहीं फुलवा सबको मना कर खिलाती है। माँ जी, बाबूजी, पाकी ने बड़े प्यार से आप सबके लिए खाना बनाया, आप लोग मेरी खातिर खा लीजिए। वैसे भी खाने से कैसी नाराजगी? फलवा बहू, तू सच में दिल की बहुत अच्छी है। परिवार को जोड़ कर चलना, उनके खान पान का ख्याल रखना, यही तो एक बहू के गुण होते हैं जो कि तुझ में कूट कूट कर हैं। बस अपनी देवरानी को भी अपने गुण सिखा दे। आज से मेरे घर में 2 जगह चूल्हा नहीं चलेगा, बल्कि एक साथ खाना बनेगा। अब गांव वाली और शहरी बहू दोनों एक साथ मिलजुल कर खाना बनाकर पूरे परिवार को खिलाती हैं। कितनी गर्मी हो रही है, और ऊपर से मेरी ससुराल में कोई कूलर या एसी भी नहीं है। इस जूलरी से भी मुझे बड़ी उलझन हो रही है। मजा आ गया।
ऐसा लगा जैसे गर्दन से 5 किलो वजन को कम किया हो। वैसे मेरे ससुराल वालों को मानना पड़ेगा, बड़ी महंगी ज्वेलरी और भारी शादी का जोड़ा दिया है मुझे। इसकी तो कढ़ाई भी पुरानी और खानदानी लग रही है। धानी ऐसे ही अपने शादी के जोड़े और ज्वेलरी को देखने लगी। सारा सामान देखने से बहुत ही ज्यादा हैवी लग रहा था। धानी एक गरीब परिवार की पढ़ी लिखी लड़की थी, जिसकी शादी एक बहुत ही अमीर और पुश्तैनी खानदान में हुई थी। अभी धानी कमरे में बैठी हुई अपनी ज्वेलरी ही उतार रही थी कि तभी कमरे में उसकी जेठानी आई। मैं अंदर आ जाऊं? अरे भाभी आप आइए ना, ऐसे पूछ क्यों रही हैं? अरे धानी, तुम तो नई नवेली बहू हो, ये सारे जेवर क्यों उतार बैठी हो? भाभी बहुत उलझन आ रही थी मुझे इन सब से, तो बस मैंने उतार दिए। नहीं धानी, उलझन आए या चाहे जो हो, ये सब चीजें तुम्हें पहननी ही पड़ेंगी, क्योंकि ये हमारे घर के रिवाज में शामिल है। अब ये सारी ज्वेलरी तुम दोबारा से पहन लो, क्योंकि अगर माँ जी ने तुम्हें ऐसे फीका सा बैठा हुआ देख लिया ना, तो फिर वो गुस्सा करेंगी। तुलसी की बात सुनकर बेचारी धानी ने सारी उतारी हुई ज्वेलरी को वापस से पहन लिया। हाँ, अभी लग रही हो तुम हमारे घर की बहू। अब जब तक रात ना हो जाए ये ज्वेलरी उतारना नहीं। और देखो, मैं यहाँ तुम्हें कल के कपड़े देने को आई थी, कल इन्हीं कपड़ों को और जेवरों को पहनकर तैयार हो जाना। तुलसी ने ऐसे बोलकर एक थाल को धानी के कमरे में रख दिया। थाल के अंदर जेवर और कपड़े थे, लेकिन धानी ने उन्हें उठकर देखा भी नहीं, क्योंकि वो अपने भारी भरकम कपड़ों और जेवरों से थक चुकी थी। इसी तरह से एक दिन बीत गया और आज के दिन धानी वही कपड़े पहनकर तैयार हुई जो तुलसी रख कर गई थी। भारी कढ़ाई की साड़ी और साथ में भारी ज्वेलरी, लटकन वाली चूड़ी और कंगन वगैरह धानी ने पहने और फिर वो नीचे को आई। नीचे अपनी सास वगैरह को भी देखकर वो हैरान हो गई, क्योंकि वो सब आज के दिन भी बिल्कुल राजवाड़ों की तरह तैयार थे। मेरी सास तो आज भी इस तरह से तैयार है जैसे मानो इनके बेटे की बारात ही चढ़ रही हो। नमस्ते माँ जी। वाह, अति उत्तम बहू, तो बहुत सुंदर लग रही है। शुक्रिया माँ जी। बहू, अब तेरी पहली रसोई की रस्म का समय है। जा रसोई में जाकर सबके लिए मीठी भात और दाल बना दे। माँ जी, पहली रसोई में मीठी भात और दाल कौन खाता है? बहू, पहले दिन नई बहुएं ऐसे सवाल नहीं करती। दुल्हन तो जितनी ज्यादा चुप हो उतनी ही अच्छी लगती है। जया की बात को सुनकर धानी चुप हो गई और अपनी रसोई में आ गई। रसोई का हाल देखकर धानी की आंखें फट गईं। जहां मायके से 1000 सपने लिए धानी ससुराल आई थी, वहां ससुराल में उसने देखा कि उसकी रसोई में कुछ भी नहीं था। कोई भी नए जमाने की सुख सुविधा उसके अंदर नहीं थी। बड़े बड़े तांबे के बर्तन थे और साथ में एक मिट्टी का चूल्हा रखा हुआ था। सुनिए, क्या मुझे इस रसोई में खाना बनाना है? अजी मेम साहब, इस जगह पर आपको खाना बनाना है। हमारी बड़ी मालकिन भी इसी में बनाई है। नौकरानी साहिबा, तुम यहाँ से जाओ, मैं यहाँ धानी को सब कुछ अच्छे से बता दूंगी। तुलसी के आ जाने से धानी को थोड़ा सही महसूस हुआ। तुलसी धानी को रसोई में लेकर गई और उसे सभी बर्तनों को इस्तेमाल करने और चूल्हा फूंक कर जलाने का तरीका बताया। तुलसी की मदद से धानी ने अपनी पहली रसोई बनाई और उसने खाना टेबल पर लगाया। जब वो टेबल पर खाना लगा रही थी, तब धानी अपने घर का सामान देखकर और घर को देखकर हैरान थी। मेरा घर तो देखने से कोई पुरानी कोठी जैसा लगता है। लकड़ी का पुश्तैनी सा सामान, साथ में इसकी बनावट, सब कुछ पुराने जमाने जैसी है। धानी ऐसे ही सोचने लगी। कुछ देर के बाद जब सभी घर के मर्द आ गए, तब सबने नई बहू के हाथों का खाना खाया। अरे जया, तुम्हें पता है आज मेरा एक खास दोस्त आ रहा है, तो तैयारी रखना, वो बस 1 घंटे में आते ही होंगे। जी। खाना खाने के कुछ देर बाद राजेंद्र का दोस्त आ गया। धानी के ससुराल की कोठी में एक जगह पर्दा लगा हुआ था। अगर कोई भी गैर मर्द घर में आता था तो उसे पर्दे के इस पार ही रखा जाता था और साथ ही घर की औरतें उसकी खातिरदारी में कुछ नहीं करती थी। माँ जी, वहाँ बाबा के दोस्त बैठे हुए हैं, आप कहें तो मैं उन्हें पानी देकर आ जाऊँ। पानी? और वो भी तू देकर आएगी? वो बेकार की बातें मत कर। हमारे घर में मर्दों को मर्द और औरतों को औरत ही देखती है। और ये मुंह क्यों खोले हुए? तेरे ससुर जी ने अगर तुझे गैर मर्द की मौजूदगी में ऐसे देख लिया तो घर को सर पर उठा लेंगे। घूंघट कर और मेहमान के खाने पीने का बस इंतजाम कर, बाकी वहाँ पहुँचाने का काम नौकर कर देंगे। अपने परिवार की ऐसी पिछड़ी हुई सोच को देखकर धानी को काफी अजीब सा लगा, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। उसने बस घूंघट किया और सभी की बातों को वैसे ही माना जैसे जैसे उससे बोला गया था। रोजाना ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज के दिन सभी बैठे हुए खाना खा ही रहे थे कि तभी धानी बेध्यानी में अपनी जेठानी से बोल पड़ी। भाभी, मेरे साथ शाम के वक्त आप बाजार चलोगी क्या? मुझे कुछ सामान लाना है। धानी के इतना बोलते ही व्योम, राजेंद्र और राजीव का खाना खाते खाते हाथ ही रुक गया और राजेंद्र गुस्से में बोला, बहू, तू जानती है क्या कि हमारे घर में बहुएं किस तरह से रहती हैं? हमारे घर की नारी बाहर नहीं निकलती। जो भी सामान है हमें बताओ, हम ले आएंगे, या इतने नौकर हैं उनसे बोल दो ये ले आएंगे।
क्यों बाबा, क्यों नहीं निकलती? 1947 में तो देश आजाद हो चुका है ना? या आप उससे कम में ही जी रहे हो? बहू! राजेंद्र को बहुत गुस्सा आया, लेकिन जैसे ही उसने आवाज को ऊंचा किया तभी लाइट चली गई और सारे घर में अंधेरा छा गया। कोई कुछ नहीं देख पा रहा था कि तभी धानी के पति राजीव ने एक माचिस को जलाया और उसके उजाले से मशाल में आग जलाई। मां, लाइट चली गई। धानी, आइंदा अपने मुंह से इस तरह बाहर जाने की बात नहीं निकालना। अभी तो लाइट चली गई तो बाबा का ध्यान भटक गया, मगर आगे अगर तुमने इस तरह की बातें की तो सोच लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राजीव की बात को सुनकर धानी चुप हो गई, लेकिन वो अपने ससुराल वालों की पुश्तैनी सोच को देखकर हैरान थी। उसके घर में लाइट जाने के बाद रोशनी करने को कोई इन्वर्टर भी नहीं था। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज के दिन धानी के ससुराल के सभी लोग एक बहुत ही ज्यादा अमीर घराने की पार्टी में जाने वाले थे। माँ, मैं बाबा से तो नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन आपसे तो बोल सकती हूँ ना। बाबा को बोलना है कि आज वो अपने पुश्तैनी तरीके से तैयार ना हो, क्योंकि पार्टी में देश विदेश के अमीर लोग आने वाले हैं और उनके बीच में भी तो हमें अपनी इज्जत को बचाना है। अच्छा, तो इसका मतलब पुश्तैनी तरीके से तैयारी करना तुझे बेइज्जती लगता है? देख बहू, हम लोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे और वैसे ही जाएंगे। रहने दो भाभी, चाहे जो हो जाए, हमारे घराने को बात समझ आने वाली नहीं है। हम तो 200 साल पीछे ही रहेंगे। किसी ने भी धानी की बात को नहीं समझा। अंत यही हुआ कि जैसे वो लोग घर में रहते थे वैसे ही वो लोग उन रईसों की पार्टी में भी गए। गर्मी का मौसम था, ऐसे में जहां पार्टी में सभी डिसेंट लोग थे वहीं पुश्तैनी परिवार अलग ही जुगनुओं की तरह चमकने लगा और लोग उनका मजाक बनाने लगे। ओहो, यहाँ कोई मेट वाला शो नहीं हो रहा है जो आप सभी ऐसे ड्रेसेस को कैरी करके आए हो। बहन, यहाँ सभी डिसेंट लोग हैं, तुम्हें जुगनू की तरह यहाँ आने की क्या जरूरत थी? सभी यहाँ पैसे वाले ही हैं, लेकिन ऐसे कौन शो ऑफ कर रहा है? सभी लोग ऐसे ही पुश्तैनी परिवार का मजाक बनाने लगे, जिसकी वजह से जया, राजेंद्र और परिवार के सभी सदस्यों की नजरें शर्म से झुकने लगी। अब उन्हें आज की दुनिया दिखाई दे रही थी। अभी वो सभी नजरें झुकाए हुए खड़े थे कि तभी उन सभी के फेवर में धानी बोली। क्या है आप सभी लोगों को हम सभी से क्या दिक्कत है? आप भी पार्टी में आए हो, हम भी पार्टी में ही आए हैं। आपने वेस्टर्न पहना है, हमने इंडियन, तो इसमें गलत क्या है? आप सभी की सोच छोटी है, हमारे कपड़ों में कोई खराबी नहीं है। धानी की बात को सुनकर पार्टी के सभी लोगों का मुंह बंद हो गया। वहीं धानी के ससुराल वाले भी ये देखकर हैरान थे कि धानी उनकी साइड ले रही थी। धानी की हाजिर जवाबी के बाद कोई भी कुछ नहीं बोला और पूरा परिवार वापस घर को लौटने लगा। जब वो सभी लौट रहे थे तब राजेंद्र धानी से बोला, माफ कर दे धानी बेटा, तू सही बोल रही थी, लेकिन हमने तेरी बात को नहीं माना और हमारी बेइज्जती हुई। लेकिन आज की घटना से तूने हमारी आंखें भी खोली और इज्जत को भी बचाया। पुश्तैनी होना सही है, लेकिन एक हद तक मैं ये जान गया हूँ, आज से मैं तुम पर रोक टोक नहीं लगाऊंगा। जैसा वक्त है उसके साथ चलने दूंगा। राजेंद्र की बात को सुनकर धानी खुश हो गई और साथ ही तुलसी और अवनी को भी अपने जेल जैसे घर में आजादी मिली। अब पुश्तैनी परिवार भी नई तौर तरीके अपना रहा था और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।